जी कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं 1995 में हरियाणा स्कूल से 10वीं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था और मैं एक मुस्लिम घराने की थी। उस वक्त लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे अब्बू भी नहीं थे, वह आर्मी में देश के नाम पर शहीद हो गए थे। मेरे घर में मैं और मेरा छोटा भाई और माँ थी। मेरी माँ की भी कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से मैं आगे की पढ़ाई ना कर सकी और यूं ही मैं एक नर्स के साथ उसकी हेल्पिंग का काम करती थी और अपने घर का गुजर बसर करती थी। और अब मैं गांव में जानी मानी जाती थी और बच्चे की डिलीवरी करवाती थी। मेरा नाम आयशा है और मैं हरियाणा के छोटे से गांव की सबसे जानी मानी पहचानी दाई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े अजीब तरह के केस देखे थे, मगर इस 14 साल की बच्ची का केस सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था, जो बिन आदमी के प्रेग्नेंट हो गई थी। अगस्त का महीना था। मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मेरा मोबाइल बजने लगा था। मेरे दिमाग में एकदम से गांव की सारी औरतें घूमने लगी थी। किसी की भी डिलीवरी के दिन नज़दीक नहीं थे और फिर इतनी सुबह सुबह मुझे किसने फ़ोन कर दिया। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो आगे से साजिया बोली थी। वह बड़ी घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं बोली, क्या हुआ साजिया, सब खैरियत तो है ना? वह कहने लगी, अगर खैरियत होती तो इतनी सुबह फ़ोन करती क्या? मैं बोली, चलो अच्छा नमाज पढ़ने दो, फिर मैं आती हूँ। फ़ोन में से साजिया की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। वह कहने लगी, जी अल्लाह की इबादत करने लगी हो? मैं उसका वास्ता देकर कहती हूँ, मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा, आती हूँ, तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया था, जबकि मैं हैरान थी कि साजिया को यूँ अचानक से मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। उसको विधवा हुए भी 10 साल हो गए थे। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया और जमाने के डर से मुझे घर बुला रही हो। जो भी था, मैं उसके बारे में अपने दिल में कोई गलत ख्याल नहीं पाल सकती थी। मैं उसकी बड़ी इज्जत करती थी, बल्कि मैं क्या, पूरा गांव साजिया और उसके घर वालों को इज्जत की निगाहों से देखता था। साजिया उसकी माँ की किस्मत में ऊपर वाले ने बड़े दुख लिखे थे। साजिया जब 2 साल की थी तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। तब साजिया की माँ जवान थी। शादी को भी अभी 3-4 साल ही हुए थे। ससुराल वालों ने मनहूस का ठप्पा माथे पर लगा दिया था और घर से निकाल दिया था। वे अपने माँ बाप के घर आ गई थी। भाइयों ने भी जगह नहीं दी। मजबूरन अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगी और लोगों के कपड़े सिलाई करके और अपनी बेटी का पेट पालने लगी थी। उसकी सारी खुशियाँ अपनी बेटी से लगी हुई थी और ये कहती थी कि मुझे तो खुशी ना मिली, मैं अपनी बेटी को हर चीज़ दूंगी। लोगों ने उससे कहा कि आप शादी कर लो, आपको भी सहारा मिल जाएगा, बच्ची को बाप मिल जाएगा। तब उसका यही जवाब होता था, अगर बच्ची को बाप ने कबूल करने से मना कर दिया तो? खैर, जब साजिया बड़ी हुई तो उसकी माँ ने साजिया की शादी बहुत अच्छे घराने में कर दी थी। अब वो बड़ी खुश रहने लगी थी कि ऊपर वाले ने मुझे खुशियाँ दे दी हैं, मेरी बच्ची का घर बस गया है। मगर कोई कहाँ जानता था कि शादी के कुछ ही सालों के बाद उनकी बेटी भी विधवा होकर दुखी झेलेगी। साजिया विधवा हो गई थी, अपनी मम्मी के घर आ गई थी। बुआ तो मानो टूट कर रह गई थी। उनकी आंखों से आंसू कभी सूखते नहीं थे। बुआ की तरफ साजिया के गोद में भी एक छोटी बेटी थी और उन माँ बेटी ने शराफत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उनकी इज्जत सब ही करते थे। मैंने सोचा कि मैं नमाज साजिया के घर से वापस आकर पढ़ लूँगी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी कि झट से दरवाज़ा खुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे साजिया फ़ोन करने के बाद से ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। खैर, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई थी। मैं बोली, साजिया क्या हुआ? वह फूट फूट कर रोने लगी थी और मुझे अपनी बेटी राबिया के कमरे में ले गई थी। मैं बोली, उसको क्या हुआ है? तो साजिया बोली कि उसको चेक करो, उसने मुझे बताया है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसा करते हुए साजिया की आंखों में दुनिया जहां का गम समेटा हुआ था। मैं बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्ची की बात पर यकीन कर लिया, वह तो ना समझ है। चलो, उसने ये कह दिया होगा, मगर तुमने यकीन कैसे कर लिया? तुम भी हद करती हो। उससे पहले कि मैं कुछ और कहती, साजिया ने मेरी बात काट दी और कहा कि राबिया को चेक करके बताओ, क्या ऐसा ही है? मैं भी साजिया को गलत साबित करने के लिए जल्दी से राबिया का चेकअप किया था, मगर मुझ पर तो सातों आसमान आकर गिर पड़ा था। वह सच में प्रेग्नेंट थी। मैं हैरानी से उस बच्ची की तरफ देख रही थी और बोली, ये सब क्या है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? साजिया फूट फूट कर रोने लग गई थी और बोली, आयशा बाजी, क्या कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस? मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बच्ची प्रेग्नेंट थी।
मैंने राबिया के सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया? तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे साथ किसी ने कोई जुल्म नहीं किया। मुझे एक हैरानी का झटका लगा था और मैं बोली, तो फिर ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी से हुआ है? उसने ना में सिर हिलाया और बोली, ना, मेरी मर्जी से ये सब कुछ नहीं हुआ है और ना ही मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। मैं बोली, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? राबिया कहने लगी, मैंने सपने में देखा था, मुझे एक औरत बता रही थी। मैंने ये बात मम्मी को बता दी थी। मैंने साजिया की तरफ देखा तो वह बोली, पिछले कुछ दिनों से राबिया की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे कभी बुखार की दवाई देती तो कभी उल्टी की। आज सुबह उसने मुझे बताया कि मेरे पेट में बच्चा है। इतनी बड़ी बात कोई यूं ही तो नहीं कह देता ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। फिर साजिया अपनी बेटी की तरफ ध्यान देती हुई, उसके चेहरे पर दुनिया जहान का गम गुस्सा था। उसने अपनी बेटी का मुंह पकड़ लिया और बोली, मुझे बताओ क्या हुआ है? ये बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया? उसने कंधे अचानक से उचका दिए थे और बोली, मम्मी, मैंने तो आपको बस अपना सपना सुनाया था, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। इस बात पर साजिया ने एक थप्पड़ अपनी बेटी के मुंह पर दे मारा था और बोली, बकवास मत करो, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ। बच्ची जोर जोर से रोने लगी थी। साजिया की माँ ने आगे बढ़कर राबिया को गले से लगा लिया था और बोली, मुझे बताओ राबिया, क्या बात है? सारा सच बताओ। राबिया ने कुछ भी नहीं कहा था, वह बस रोती जा रही थी। साजिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और बोली, आयशा बाजी, तुम जानती हो ना, मैं और मम्मी ने सारी जिंदगी शराफत में बिताए हैं। हमने कभी कुछ बुराई नहीं की, अपनी मेहनत से कमाया और खाया। मुझे नहीं पता मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। तुम उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं जब तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊं तो मेरी बात आकर सुन लेना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था और उनके घर से बाहर निकल आई थी। मैंने वापस घर आकर नमाज अदा की तो मेरी आंखों के सामने राबिया की शक्ल घूम गई थी। वह तो बहुत कम उम्र की बच्ची थी ना, न जाने उसके साथ क्या हुआ था। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। मैं बोली, या अल्लाह, उस बच्ची की हिफाजत करना, बदनामी से बचाना। मैं सारा दिन गांव में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही। गांव की जो प्रेग्नेंट औरत थी उनके घरों में जाकर औरतों की मालिश वगैरह करती रहती थी। मगर उस बीच भी मैंने राबिया को नहीं भूल पाई थी। मैं गांव की एक प्रेग्नेंट औरत जमीला के घर गई तो वह कहने लगी, आ जाओ आयशा बाजी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम जरा अपनी सहेली राबिया के घर चली जाओ। उस बच्ची ने ना में सिर हिला दिया और बोली, मैं नहीं जाती। राबिया के घर में वह तो आजकल सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। उससे कुछ भी कहो तो कहती है, मुझे नहीं खेलना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो कभी कहती है, मेरा दिल खराब हो रहा है। मैं चौकन्ना हो गई थी। मैंने उस बच्ची से कहा, मेरे पास आकर बैठो और बोली, राबिया तुम्हारे साथ खेलना क्यों पसंद नहीं करती? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती या उसने नई दोस्त बना ली है? वह बच्ची बोली, नहीं बुआ, उसने कोई नई सहेली नहीं बनाई, बस वह ऐसे ही अजीब सी हो गई है, अपनी किसी दोस्त से बात नहीं करती। पहले तो मैं उसके घर बहुत जाती थी, मगर उसकी तबीयत हर वक्त खराब रहती थी तो मैंने उसके घर जाना ही छोड़ दिया। मैं बोली, उसके अलावा राबिया में तुमने कोई बदलाव नोट की है? उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ बच्ची, बाहर खेलने। वह चली गई थी। तब जमीला बोली, आयशा बाजी, राबिया बहुत अच्छी बच्ची है, इसी वजह से तो मैं अपनी बेटी को उसके साथ खेलने के लिए भेज देती हूँ। तुम जानती हो उसका ताल्लुक शरीफ घर से है। उसकी नानी बड़ी शरीफ औरत थी, फिर उसकी माँ भी हया और शर्म की जीती जागती मिसाल है। जवानी में विधवा हो गई, मगर मजाल है जो कोई उसके किरदार पर उंगली उठा सके। और अगर जिन लोगों से साजिया और उसकी माँ का झगड़ा भी हुआ है तो वह लोग भी उनके किरदार की तारीफ ही करते हैं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर, मैंने जमीला का चेकअप करके अभी घर वापस आई थी कि मुझे साजिया का फ़ोन आ गया था। वह बोली, ज़रा जल्दी से हमारे घर आना। मैंने कहा, सब खैरियत तो है ना? साजिया का गम में डूबी हुई आवाज़ मेरी कानों से टकराई थी। वह कहने लगी, तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर भी पूछती हो खैरियत है या नहीं? कहाँ है खैरियत? मैं बोली, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मैंने जल्दी से साजिया के घर पहुँच गई थी। वो मुझे राबिया के कमरे में ले गई और बोली, उससे पूछो ये किसका बच्चा है? मैं बोली, हाँ हाँ, मैं पूछती हूँ। मैंने राबिया का हाथ पकड़ लिया और बोली, राबिया, तुम हमसे कुछ भी मत छुपाओ, जो हकीकत है वह बता दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मुझे बताओ, ये बच्चा किसका है? राबिया कहने लगी, अगर मुझे पता होता तो मम्मी को ही बता देती या फिर नानी को बता देती। मैंने क्यों छुपाना था कुछ भी?
मैं बोली, तो क्या तुम्हें इस आदमी का नाम नहीं पता? राबिया कहने लगी, किसका? मैं बोली, इस बच्चे के बाप का। राबिया के माथे पर अब बल पड़ गए थे। मैं बोली, मैंने कितनी बार कहा है, इस बच्चे का कोई भी बाप नहीं है। मैं किसी लड़के को नहीं जानती, मेरी तबीयत खराब थी और फिर मेरे सपने में भी तो आया था। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैंने मम्मी को बता दिया। अब मेरे पीछे ही सबके सब पड़ गए हैं। अच्छा होता मैं किसी से ये बात करती ही ना। तो साजिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदारा आयशा बाजी, हमें इस बच्चे से छुटकारा दिलवा दो। मैं बदनामी मोल लेना नहीं चाहती, फिर मेरी बच्ची भी तो छोटी सी है ना। अगर ये बात गांव में फैल गई तो मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी। मैंने कहा, साजिया, मुझे ये बात बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि राबिया के पेट में पलने वाले बच्चे का अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। एक तो लड़की की उम्र बहुत कम है और दूसरा ये कि 1-2 महीने के बाद ही ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। ये बात सुनकर साजिया ने अपना सर पीट लिया था। वह कहने लगी, अजाब हो मुझ पर, मैं क्यों ना राबिया का ख्याल रख सकी। उसके पेट में पिछले 8 महीने से बच्चा पल रहा था, इस बात से मुझे खबर तक ना हुई। मैं कैसी माँ हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। फिर साजिया अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी और बोली, अगर मुझे खबर ना हुई तो आपने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। साजिया की मम्मी कहने लगी, साजिया, तुम खुद ही मुझे बताओ, इस चीज़ का ख्याल मुझे कैसे आ सकता था? हमारे घर में तो कभी कोई मर्द नहीं आता जाता। राबिया हमारे बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकली। ये बच्ची जब भी रही हमारे साथ रही। मुझे तो लगता है कि राबिया ठीक कह रही है कि ये बिना आदमी के ही प्रेग्नेंट हुई है। नहीं तो मुझे खुद बताओ कि तुम्हें किस मर्द पर शक है। साजिया रोने लगी थी और बोली, ये तो सारी समस्या है, मुझे किसी मर्द पर भी शक नहीं है। मैंने तो कभी अपनी बेटी को अकेले घर से निकलने भी नहीं दिया था। और आखिरी बार जब हमारे घर में कोई मर्द आया था, वह भी 5 साल पहले की बात है। हमारे चाचा सुबह आए, चाय पिए और वापस चले गए। साजिया ने मेरी तरफ ध्यान देते हुए बोली कि आयशा बाजी, क्या मर्द के बगैर औरत बच्चा जन्म कर सकती है? मैं बोली, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुमने आज तक कभी ये बात सुनी है? ना कहीं देखा होगा। राबिया जो कुछ भी कह रही थी गलत कह रही है, उस पर यकीन मत करो। उसे भरोसे में लेकर पूछो कि आखिर ये सब किसने किया। लड़के का पता चल जाएगा तो ये मामला हल हो जाएगा। अगर उसने ज़बरदस्ती की है तो लड़के को सज़ा दिलवाएंगे, और प्यार मोहब्बत का चक्कर है तो कोई और हल निकाल लेंगे। मेरी बात सुनकर राबिया रोने लग गई और बोली, बुआ, मैं आपकी आंखों देखी हूँ। मेरा बचपन आप लोगों की गोद में गुजरा है। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा? ऐसा नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने राबिया की नानी की तरफ ध्यान देती हुई बोली, बुआ, आप क्या कहती हैं इस बारे में? बुआ के चेहरे पर बड़ा दुख था। कहने लगी, हम माँ बेटी के पास बस इज्जत बची थी। सारे हालात तुम्हारे सामने ही तो है। पहले तो मैं जवानी में विधवा हो गई, फिर मेरी बेटी हमने मेहनत मजदूरी करके मगर इज्जत पर आँच नहीं आने दी थी। तो मैं इतना जानती हूँ, अगर राबिया के बारे में गांव में किसी को पता चल गया तो हम बदनाम हो जाएंगे। इस बात पर राबिया चीख पड़ी थी और बोली, नानी, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो बदनामी होती। ये बात बता बता कर मैं थक गई हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर बदनामी कैसी? किसी को पता चलता है तो 100 बार चले। मैं सब कुछ चीख चीख कर बताऊंगी कि मैं बिना आदमी के बच्चा जनने वाली हूँ। राबिया की डिलीवरी में भी थोड़े ही दिन रह गए थे, इसलिए अब उसका पेट भी बाहर को आने लगा था। मुझे उसकी तरफ देखकर बड़ा दुख होता था। मैंने साजिया से कहा कि जिस तरह मुमकिन हो राबिया को मोहल्ले की औरतों से बचाकर रखना होगा। हमारे गांव की औरतें तो हवा उड़ाती चली जाएंगी, राबिया के मोटापे के पीछे का राज भी जान लेंगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया तो मैं अपने घर आ गई थी। अब तो राबिया एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं उतर रही थी। वह मासूम सी बच्ची थी, शर्मीली सी थी, ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। मैं जब भी उनके घर जाती, उससे हाल चाल जानने की कोशिश करती तो वह शर्मा कर सर झुका लेती थी, मगर आज तो उसके तेवर बदले हुए थे। वह अपनी बेगुनाही साबित करने का भरपूर कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन आ गया था कि वह शायद सच में बेकसूर हो, मगर फिर दिमाग ने इस बात को झटक दिया था। वह बच्ची कभी भी बिना मर्द के प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। कभी भी कुदरत की देन को बदला नहीं जा सकता था। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं साजिया से कहती कि बच्ची पर जिस तरह हो सके सख्ती करो और उससे पूछो कि ये सब क्या है। मगर सच कहूँ तो मुझे राबिया शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल चाहता नहीं था कि कोई उसके साथ ऊंची आवाज़ में भी बात करे।
मैं खुद उसकी माँ से कहती, अपनी बेटी पर सख्ती करो। मुझे पता था कि एक ना एक दिन हकीकत तो खुल ही जाएगी, मगर मैं दुआ करती थी हकीकत भयानक ना हो। अब मैं तकरीबन हर रोज़ ही साजिया के घर जाती थी। राबिया गुमसुम सी बैठी होती थी। मैं उसके हाल चाल पूछती तो वह कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। एक रात में गहरी नींद में सो रही थी जब मेरा मोबाइल बजा था। मैंने नंबर देखा तो साजिया की कॉल आ रही थी। मैं फिक्रमंद हुई कि न जाने क्या समस्या हो गई है। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो साजिया रो रही थी। कहने लगी, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, राबिया की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। मैं बोली, अभी तो काफ़ी दिन पड़े थे, फिर क्या हुआ? तो साजिया कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता है। वह सो रही थी, अचानक से उठ गई और पेट पकड़कर रोने लगी है। उसकी हालत बहुत खराब है। मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। मैंने बेड पर बेखबर सोते अपने पति को देखा था। सोचा एक बार उनको नींद से जगाकर बता देती हूँ कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मगर फिर सोचा वह 100 तरह की सवाल जवाब करेंगे, इससे अच्छा होगा मैं उनकी नींद होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। मैं चुपचाप घर से निकल गई थी क्योंकि मैं अपने पति को राबिया के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। मैंने उसका राज अपने सीने में दफन किया हुआ था। मैं रात के वक्त घर से निकली, मगर आज जरा भी घबरा नहीं रही थी क्योंकि मैं उस गांव की दाई थी और सब लोग ही मेरी इज्जत करते थे। मैं साजिया के घर के पास पहुंची तो उसको फ़ोन कर दिया कि दरवाज़ा खोल दो। मैं उस वक्त घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहती थी क्योंकि फिर मोहल्ले वाले चौकन्ना हो जाते। इस वक्त साजिया के घर कौन आ गया? हमारे समाज में विधवा औरत जितनी मर्जी नेक हो, उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। लोग बात का बतंगड़ बनाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं और कोई बात सोच समझ कर नहीं करते। खैर, साजिया ने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसकी सूरत देखकर भाप गई थी कि समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। वह बेतहाशा रो रही थी और कांप भी रही थी। मेरे कुछ भी पूछने से पहले साजिया मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बेटी के कमरे में ले गई थी। वहाँ राबिया दर्द से तड़प रही थी। मैंने चेकअप किया तो पता चला कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। अभी तो उसका 8वां महीना ही था। न जाने उसकी हालत पहले से क्यों बिगड़ गई। मैंने राबिया की हालत देखी तो समझ गई ये केस मेरे बस में नहीं है क्योंकि वो बहुत कम उम्र की लड़की थी। उसके बच्चे की पैदाइश अस्पताल में ही हो सकती थी। राबिया की नब्ज अब धीरे धीरे चल रही थी। यूँ लग रहा था कि वो अब बचेगी नहीं। मैंने साजिया का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तुम्हें अपनी इज्जत और बेटी के बीच से किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनोगी? साजिया रो रही थी, बोली, राबिया को चुनूंगी। तब मैं बोली कि उसका केस घर में मुमकिन नहीं है, उसको शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। तुम बताओ उस चीज़ के लिए राजी हो? उसने हाँ में सिर हिला दिया था। मैंने जल्दी से अपने पति को फ़ोन किया, बोली, अपनी वैन साजिया के घर ले आओ। मेरा पति वैन चलाता था, घर काफ़ी अच्छे से चलता था, मगर फिर भी लोगों की खिदमत के रूप में दाई का काम करती थी। मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, साजिया की तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, हाँ हाँ, उनको कुछ नहीं हुआ। राबिया की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से पहुंच जाइए। साजिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, लोग हमसे पूछेंगे कि बच्ची को क्या हो गया है तो हम क्या जवाब देंगे? मैं बोली कि पथरी का दर्द है, हम ये कह देंगे। राबिया का पथरी का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। मैं तो गांव की दाई हूँ, मैं जो कहूँगी लोग मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। साजिया ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में मेरा पति भी साजिया के घर के पास पहुँच गया था। मैंने और साजिया ने राबिया को सहारा दिया, उसे वैन में बिठा दिया था। ये वक्त बड़ा ही कठिन था। साजिया अपनी बच्ची को क्या संभालती? वह तो खुद बहुत डरी हुई थी। ऐसे में मुझे ही साजिया की मम्मी और साजिया और राबिया को संभालना पड़ रहा था। शहर में एक नर्स मेरी दोस्त थी। जब कभी कभार कोई बड़ा केस आ जाता तो मैं उसको फ़ोन करके कह देती थी कि केस ला रही हूँ, तुम डॉक्टर को बताओ। आज भी मैंने उसे कॉल कर दिया था तो वह बोली कि डॉक्टर साहब तो घर जा चुकी हैं, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे खातिर अस्पताल में बुला लेती हूँ। साजिया कहने लगी, ये डॉक्टर मेरी बच्ची की जान तो बचा लेगी ना? मैंने उसे दिलासा दिलवाया और बोली, हाँ हाँ ज़रूर, कैसी बातें कर रही हो, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। वह डॉक्टर बाहर लंदन से पढ़कर आई है, बहुत काबिल है। वह तो मरीज को मौत के मुंह से छीन कर ले आती है। खैर, हम अस्पताल में पहुंचे तो राबिया को इमरजेंसी में ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का ऑपरेशन किया जाएगा। साजिया ने कागज़ पर साइन कर दिए थे। ऑपरेशन थिएटर में राबिया थी, जबकि बाहर हम तीनों जिंदगी और मौत के कसमुकस में थे। खैर, अल्लाह अल्लाह करके वह मुश्किल वक्त भी बीत गया था। पूरे 3 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। साथ एक नर्स भी थी। उसके हाथ में एक मुर्दा बच्ची थी।
डॉक्टर कहने लगी हम बच्ची को तो नहीं बचा सके, मगर माँ की जान बच गई है। ये खबर सुनकर साजिया तो फूट फूट कर रोने लगी थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। राबिया अभी दवाइयों के असर से बेहोश थी, इसलिए उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर कहने लगी इस बच्ची की माँ कौन है? तो साजिया आगे बढ़ी थी। डॉक्टर बोली कि आप मेरे रूम में आओ। डॉक्टर ये कहकर चली गई। साजिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा डॉक्टर ने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया है, हो सकता है तुमसे कोई राज की बात करनी होगी, इसलिए अच्छा है तुम अकेले ही चली जाओ। साजिया ने ना में सिर हिला दिया था। बोली कि तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में तुमने जिस तरह मेरी मदद की है मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों डॉक्टर के रूम में गए तो वह बहुत गुस्से में लग रही थी। वह कहने लगी तुम्हारी बच्ची की उम्र कितनी है? साजिया ने नजरें झुका ली थी और बोली 14 साल की है। डॉक्टर कहने लगी कैसे मुमकिन है कि 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई? क्या उसकी शादी कर दी तुम लोगों ने? साजिया रोने लगी थी। वो बोली नहीं नहीं, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है। उसकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब थी। मैं गांव के अस्पताल से उसकी दवाई भी ले रही थी, मगर वह ठीक नहीं हो रही थी। यूं ही इतने महीने बीत गए थे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर तो मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं जांच के लिए आयशा बाजी को बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्ची जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी। मैंने अपनी बच्ची से बहुत बार पूछा कि बच्चे का बाप कौन है, तो वह कहती है बगैर आदमी के प्रेग्नेंट हुई हूँ। इस सारे कहानी के पीछे ना तो मेरा कसूर है, ना ही किसी ने मुझ पर जुल्म किया है। मैंने अपनी बेटी से बहुत बार पूछा, मगर वह नहीं मानी। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी बच्ची बगैर आदमी के प्रेग्नेंट हुई है? डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया था। वह कहने लगी ये बच्ची बराबर किसी जुल्म का शिकार होती रही है, तब प्रेग्नेंट हुई है। ये खबर सुनकर साजिया तो फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली मुझ पर लानत हो, मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मुझे कुछ पता क्यों नहीं हुआ। अब डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर साजिया की मम्मी अंदर दाखिल हो गई थी। उन्होंने साजिया के सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोली बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम कैसे जान पाती ये सब कुछ? तुम मुझ पर अंधा विश्वास करती थी। तुम कहीं भी जाती अपनी बेटी मेरे पास छोड़कर जाती थी, और मैंने ही तुम्हारे भरोसे का खून कर दिया। मैंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। इस सब के पीछे मेरा हाथ है। ये बात सुनकर साजिया कुर्सी से उठकर खड़ी हुई थी। वह बोली मम्मी आप ये सब क्या कह रही हैं? साजिया की मम्मी कहने लगी साजिया, जब मेरे घर तुम पैदा हुई तो कुछ साल के बाद तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया था। फिर तुम्हारे घर राबिया ने जन्म लिया तो उसका बाप मर गया। मुझे ऐसे लगने लगा था कि हमारे यहाँ जो पहला बच्चा पैदा होता है ना, वह खुशी नहीं गम लेकर आता है, सदमा लेकर आता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुमने और मैंने जो दुख देखे हैं मेरी बच्ची राबिया अपनी ज़िंदगी में झेले। इन सब से हमारी राबिया भी गुजरे, मगर ये तो तय था ना कि जब वो पहला बच्चा जन्म देगी तो उसका पति भी मर जाएगा। मैं ऐसे कैसे होने दे सकती थी? इसलिए मैंने सोचा कि राबिया का निकाह तुमसे छुपा कर देती हूँ। जब ये बच्चे को जन्म दे देगी तो वह बच्चा मैं पाल लूँगी। उसके पति को कह दूँगी कि राबिया को तलाक दे दे। उसके तलाक का गम मिल जाता, और फिर जब बड़ी होकर उसकी शादी होती तो उसके घर पैदा होने वाला बच्चा पहला नहीं होता, वह तो दूसरा होता। यूँ उसका सुहाग सलामत रहता। क्योंकि हमें पहला बच्चा रास नहीं आता। उसका निकाह मैंने मोहल्ले के अरमान के साथ करवा दिया था तुम्हारी गैर मौजूदगी में। मैंने उसे 3-4 बार घर बुलाया। मुझे जब पता हो गया कि राबिया प्रेग्नेंट है तो मैंने उस बच्चे से कह दिया कि तुम अब राबिया को तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वाले को बता दूंगी तुमने छुप करके शादी की है। वह डर गया और तलाक दे दी। ये सब बातें सुनकर मैं तो हैरान हो गई, इतना ऊपर उछल पड़ी थी। साजिया रोने लगी। बोली मम्मी आपने इतना जुल्म क्यों किया मेरी बेटी पर? आपने उसकी मासूमियत छीन ली। डॉक्टर ने भी साजिया के माँ को कसूरवार ठहराया था। आपके इस एक्सपीरियंस के नतीजे में बच्चे की जान भी जा सकती थी। खैर कुछ दिन राबिया का इलाज चलता रहा, फिर हम उसे गांव वापस ले आए थे। राबिया मौत के मुंह से वापस आ गई थी। उसने भी हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से माफ़ी मांग ली थी। आज के बाद मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। खैर राबिया अब जिंदगी के तरफ लौट आई है। उसने फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया है। गांव में किसी को भी उसके प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चल पाया था। मैं आज भी उस किस्से के बारे में सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। साजिया की मम्मी ने भलाई करने के चक्कर में राबिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। आप लोग बताइए कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, राबिया या साजिया की मम्मी की या साजिया की?
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।